अस्सलामुअलैकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले तो ज़रा कल की दो चीज़ों पे बात हो जाए। जो कल से बड़ा शोर मचा हुआ है और सारा दिन शोर मचा रहा है, उस पर बड़ी बहस होती रही है। उस पर ज़रा बात करूँ, फिर आज की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राय साकिब खरल हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में। वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, एक्सक्लूसिव चीज़ें भी लेकर आते हैं। तो साकिब खरल ने कल एक जो है वो छापा खाना या प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको एक्सपोज किया और कहा कि ये देखें कि बैलेट पेपर्स छप रहे हैं। अब ये सारा कुछ जो है जब उन्होंने दिखाया तो उस पर साकिब खरल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया। यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी चली कि साकिब खरल राय साकिब खरल जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं या उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और कहा गया कि ये सारा ड्रामा जो है वो सोशल मीडिया का क्रिएट करता है या राय साकिब खरल का क्रिएट करता है। अब इसमें दो तीन सवाल पैदा होते हैं। देखें, उस पर नून लीग ने एक एतराज़ तो ये किया कि अगर हमने छापना था तो हम फिर वही छापते जो एक्चुअल वो बैलेट पेपर था, तो ये यहाँ क्यों छापा गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हमने फिर लाहौर में क्यों छापा, हम कहीं और जाके छाप सकते थे। तीसरा उन्होंने कहा कि जी वो बंदा क्यों फिर छोड़कर भाग गया। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये नहीं कहता कि नून लीग के ये सारे सवाल अहम नहीं हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इतने ढेरों ढेर जो बैलेट पेपर छप रहे थे, जिसमें ऐन मुमकिन है कि वो नून लीग ने ना ही छपवाए हों, मुमकिन है नून लीग ने ना छपवाए हों, और ये भी मुमकिन है कि किसी ने नून लीग को बदनाम करने के लिए छाप दी हो। चले, मैं ये भी मान लेता हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ तो है ना, ये किसी ने तो किया है। चलिए मान लिया राय साकिब खरल ने किया होगा, आप ये कह रहे हैं ना, मान लिया राय साकिब खरल ने किया है, तो साबित करें। और ये साबित करना तो बिल्कुल आसान है। प्रिंटिंग प्रेस जहां से वो मिला है, वो ऑब्वियसली वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसी ना किसी कोई ना कोई इसको ओन करता है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को पकड़ें, उससे पूछें कि भाई ये तुम्हें ऑर्डर कौन देकर गया था, और उस शख्स तक इस मंसूबा साज तक पहुंचना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी ऐन मुमकिन है कि जो पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है वो दुरुस्त हो, यानी वो दुरुस्त यूं हो कि चूंकि नवाज शरीफ साहब हार गए और दोबारा गिनती की दरखास्त दी है, तो अब नए बैलेट पेपर उसमें शामिल कर दिए जाएं, ताकि वो नंबर जब पूरा हो जाए तो कहेंगे देखें जनाब ये गिनती है, नवाज शरीफ साहब की गिनती पूरी है नए पेपर्स आ जाने के बाद। लेकिन यह भी मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ ने मान लिया कि चलें किसी तहरीक इंसाफ के हामी या हमदर्द ने नून लीग को बदनाम करने के लिए ड्रामा रचाया होगा, लेकिन जिसने भी किया है उसको एक्सपोज करना तो कोई मसला ही नहीं है, उसको सामने लाना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको आसानी से सामने लाया जा सकता है। अगर साकिब खरल है तो साकिब खरल को बेनकाब कर दें, अगर वो असदुल्ला खान है तो असदुल्ला खान को बेनकाब कर दें, अगर वो कोई नून लीग का है तो उसको बेनकाब कर दें, लेकिन बेनकाब करें। अगर इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, अगर वो निगरान हुकूमत इस राज से पर्दा नहीं उठाती और इस राज को राज ही रहने देती है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस राज से कोई पर्दा उठाना नहीं चाहता और वाकई इसके पीछे कुछ है। तो ये जो बहुत शोर शराबा मचा हुआ है कि जी ये यू नून लीग तहरीक इंसाफ ने ये ड्रामा बनाया, भाई अगर ड्रामा तहरीक इंसाफ ने बनाया तो किसी ने तो बनाया होगा ना, किसी शख्स ने बनाया होगा, किसी ने उसको एग्जीक्यूट करवाया होगा। चले, हो सकता है कि इमरान खान ने ऑर्डर दिया जेल से बैठ के, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो इमीडिएट जो बंदा ऑर्डर लेकर आया जिससे पेमेंट की होगी प्रिंटिंग प्रेस को, कोई तो होगा ना जिसने वो कागज के ऊपर छापा है, छपा तो है ना, वो जाली छपा है या बैलेट पेपर के निशानात इजाफी छाप दिए, जो भी किया है छपा तो वो है, तो उस शख्स को एक्सपोज करना भी बहरहाल हुकूमती की जिम्मेदारी है। और ये एक्सपोज फौरी तौर पर, ये मेरा भी मुतालबा है एज अ पाकिस्तानी, एज अ शहरी, कि उसको एक्सपोज करें और देखें कि ये हिजान किसने बर्पा किया है, सही है या गलत है, इसका फैसला साथ ही हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ शमूलियत का ऐलान किया है। कल इस बात का इम्कान पैदा हो गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो है उसमें शमूलियत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर सकती है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह हुई कि बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ न जाने का फैसला किया, उनके साथ नहीं गए, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को भी बिठाया गया और जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है उनके सरबराह को भी बिठाया गया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह को भी बिठाया गया, दोनों को बिठाया गया और एक ज़बरदस्त मजहबी हम आहंगी का सबूत दिया गया, मसलकी हम आहंगी का सबूत दिया गया, अपने अपने नज़रियात को रिस्पेक्ट दी गई और कहा गया कि मिलजुल कर साथ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तहरीक इंसाफ इस जमात में आ जाए, इस जमात में आ जाए। ये मैसेज जो है ये लाउड एंड क्लियर गया और मेरा ख्याल है कि ये रियासत पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ायदे की चीज़ है और इससे एक हम आहंगी का तासुर भी उभरा है। इससे तमाम जो मजहबी रहनुमा हैं या मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उनके सरबराहान हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ आइडियालॉजी रखने वाले,
और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं उनका एक प्लेटफॉर्म पर होना ये इत्तेहाद की अलामत है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज गया, यानी इसके सियासी मुहर्रिकात तो अपनी जगह, लेकिन कौमी मुहर्रिकात भी हैं और मैं समझता हूँ कि ये कौमी मुहर्रिकात बहुत ज़बरदस्त तरीके से उजागर हुए और इसके बड़े अच्छे और अहसन पहलू हमें देखने को मिले हैं। तो अब इसके अंदर अब जो सियासी पहलू हैं, इसमें अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुन्नी, क्योंकि ये फैसला वाहिद इसलिए किया गया रिजर्व सीट्स को, जो रिजर्व सीट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सके, रिजर्व सीट्स को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक दाम उठाया गया, एक ही तरीका है। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या इस के बाद जो डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी? चाहे वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, लेकिन क्या इस इत्तेहाद को ये मिल जाएंगी रिजर्व सीट्स, या इसमें कोई और मीन में डाल दी जाएगी, कोई और कानूनी नुक्ता बयान कर दिया जाएगा? अगर इलेक्शन कमीशन इसमें कोई कानूनी नुक्ता बयान करता है तो ये मामला अगेन चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसके एक फैसला बल्ले का खिलाफ देने के बाद जो है वो इस तरह का कमज़ोर फैसला दोबारा देगी कि अब एक जमात से बिल्कुल ही सियासत करने का हक छीन ले। तो जाता हुआ मुझे अगेन ये मामला फिर अदालतों के पास दिखाई दे रहा है कि वहाँ जाकर देखेंगे कि ये रिज़र्व सीट्स जो हैं वो प्रिजर्व हुई हैं या नहीं हुई हैं। अच्छा जी, देखें आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। तीनों नशस्तों पर जहाँ से शुएब शाहीन जीते हैं या हारे हैं पता नहीं, जहाँ से तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो जीते हैं हारे हैं पता नहीं, खुर्रम नवाज साहब का पता नहीं है, आमिर मुग़ल और अंजुम अकील का पता नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, कोई पता नहीं है। तो इसमें नोटिफिकेशन पहले इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया था और इलेक्शन कमीशन अब रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करें, गिनती करें और वो जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक फॉर्म 47 को ज़रा चेक करें, उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन हो। तो 3 सीटें तो वैसे ही नून लीग की कम हो गई, यानी 75 में से रह गई 72 सीटें। तो नून लीग की तो हर गुजरते दिन के साथ सीटें कम हो रही हैं। अब जब तक अदालतों से ये मामला नहीं आता, हुक्म इम्तना ख़त्म नहीं होता, पहले तो ये था ना कि आपने जनाब आपके मुखालिफ ने आपके खिलाफ दरख्वास्त डाली भी है, कोई बात नहीं, 4 साल तक उसको रोक सकते हैं, 4 साल तक आप वजीर भी बन सकते हैं, कौमी असम्बली के मेंबर भी बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है 4 साल तक। 4 साल के बाद फैसला होता है तो पता चलता है कि आप तो घर चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तो किया कि ये सीट का फैसला फिर इस तरह ये होगा, फ़ायदा कि इसका फैसला जल्दी होगा, हक में होना है या खिलाफ होना है, जीतने वालों के या हारने वालों के हक में होना है, कोई पता नहीं है, लेकिन फैसला अब जल्दी हो जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन रोके होंगे और फिर जो सीटें हैं ये खाली पड़ी होंगी या पार्लियामेंट के अंदर जब तक ये अब डिसाइड नहीं होंगी इनका, क्योंकि नोटिफिकेशन इनका जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जो नोटिफिकेशन हुआ था उसको मुअत्तल कर दिया गया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं उन्होंने वो पहले ही दिन से इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ का मैंडेट था, मेरा नहीं था और मैं तो वैसे ही शिकस्त तस्लीम करता हूँ। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आज एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बंद करके दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि वाकई दाल में कुछ काला है। अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मैं रोज़ देख रहा हूँ कि ट्विटर पर जो है वो गैर एलानिया पाबंदी है। मैं तो इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ, सिंगापुर में हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में यहाँ तो चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में बहुत शिकायत आ रही हैं कि ट्विटर चल नहीं रहा। तो ट्विटर को रोक के, सोशल मीडिया को रोक के बहरहाल मामला को कंट्रोल कोई समझता है कि हो जाएंगे, तो बल्कि इससे ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। दुनिया को मैसेज आ रहा है कि हर तरह की पाबंदी लगा ली, मीडिया पे भी पाबंदी लगा ली है और अब तो सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगाई जा रही है ताकि लोग सोशल मीडिया को भी एक्सेस ना कर सकें। तो ये सारी चीज़ें एक जो है वो बड़ी नेगेटिव मनफी पैगाम इससे दुनिया भर को जा रहा है। खैर, अब इतने मनफी पैगाम चले गए हैं कि इससे कोई फ़र्क पाकिस्तान को पड़ता नहीं है या पाकिस्तान के फैसला साजों को फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है। वो जो मर्ज़ी फैसला करते रहें, वो समझते हैं खैर है, जो प्रेशर आ रहा है आने दें। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो है। अच्छा, अब आप देखें कि एक चीज़ में ज़रा कल वाली चीज़ थी, कल मैं बात करना चाहता लेकिन फिर आपसे दूसरा भी लोग हो नहीं सका शेयर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रिजेक्ट किया है ना नून लीग के 2 साल के ऑप्शन को, यानी कि 3 साल हम वज़ीर आज़म बन जाते हैं, 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाए, तो उसकी बुनियादी नुक्ता क्या है? बिलावल साहब ने वज़ारत उज़्मा, घर में आई हुई वज़ारत उज़्मा क्यों छोड़ दिया? यानी आप देखें ना, वज़ीर आज़म ही जो बनना चाहते थे, अब 2 साल के लिए उनको बनाया भी जा रहा है
लेकिन वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता 2 साल के लिए। उसका बुनियादी नुक्ता क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि बिलावल साहब को इस बात का एहसास है कि आखिरी साल की जो परफॉर्मेंस होती है, आखिरी 1 डेढ़ साल की, उसी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाता है। नून लीग चालाकी ये कर रही है कि ठीक है जनाब, हम ये करते हैं कि 3 साल हुकूमत करके साइड पे हो जाते हैं, जो गंद पड़ेगा फिर उठा के उस गंद का टुकड़ा पीपल्स पार्टी के सर पे रख देंगे और कहेंगे जनाब इन्होंने किया है, महंगाई इन्होंने की है, बैड गवर्नेंस इन्होंने की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी अगर मान जाती है इस फार्मूले पे, तो पाकिस्तान में कई मरतबा हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, तो अगर 2, ढाई, 3 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन हो गए तो नून लीग की तो बारी पूरी हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय जिल्लत के कि जी देखो 3 साल तक तो आपने इस आस पे गुजारे हैं कि हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। आप उनकी सही गलत सारी बातों को सपोर्ट करते रहे और आज देखें आप वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बन सके, तो फिर क्यों नून लीग के गलत कामों को डिफेंड करते रहे? ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए आखिरी 2 साल की बारी का इंतज़ार करने के लिए आपको नून लीग की हर तरह की हिमायत का करनी पड़ेगी, उसका ऐलान करना पड़ेगा और नून लीग की तमाम गलतियों को ऑन करना पड़ेगा और उन तमाम गलतियों को डिफेंड करना पड़ेगा। टीवी टॉक शोज़ में बैठकर कहना पड़ेगा कि नहीं जी ये तो ठीक कर रहे हैं, ये तो ठीक हो गया, क्योंकि उसके बाद फिर आपने हुकूमत करनी है इसी टर्म में, क्योंकि आपका एक फार्मूला बन चुका होगा। तो पीपल्स पार्टी ने ये सारी बातें सोचने के बाद रिफ्यूज़ किया है कि उनका इसमें खसारा ही खसारा है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि वो आखिरी 2 साल की वजारत उज़्मा लें। हाँ, अलबत्ता ये जो फार्मूला है कि जी हम वजारतें ले लेंगे, ये मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी इस पर मान जाएगी। ये फैसला तो जितना मर्जी रजिस्ट करें होता रहेगा। बिलावल अब कल पीर जो राशिदी साहब हैं, पीर पगारा साहब, उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और वो कह रहे हैं कि जी ये, और JUI को भी उन्होंने कहा कि जी ये जो मदरसे के बच्चे हैं इनको ला के ये लोग समझते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन ऐसे थोड़ी जीते जाते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ऐसे एक तो जीते नहीं जाते, दूसरा यह है कि जो इलेक्शन है वो आप समझते हैं कि मदरसे के बच्चे आ जाएंगे और वोट डालेंगे, वो वोट तो उनका तो वोट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं एक सीट छोड़ रहा हूँ और एक सीट छोड़ने के, कल उन्होंने कहा था, उनका मैं एक सीट छोड़ रहा हूँ और एक सीट छोड़ने के बाद जो है वो आओ जिसने इलेक्शन लड़ना है मेरे बंदे के मुकाबले में लड़ो, आपकी औकात पता चल जाएगी। औकात ये नहीं कहा कि पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उन्होंने कहा कि आपकी औकात पता चल जाएगी। तो बिलावल सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त बिलावल और पीपल्स पार्टी बड़े कॉन्फिडेंस में है। 3 सूबों में उनकी हुकूमतें बन रही हैं, यानी 2 सूबों में हुकूमत डायरेक्ट अपना चीफ मिनिस्टर और एक में वो बन रहे हैं, इत्तेहादी बन रहे हैं पंजाब में, और उसके अलावा सदारत पाकिस्तान वो मिल रही है, कौमी असम्बली की स्पीकरशिप मिल रही है। तो इतना कुछ पीपल्स पार्टी को मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की एक्साइटमेंट का आलम यह है कि उन्होंने मौलाना को उनकी औकात याद दिला दी और कहा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, गफूर हैदरी साहब ने क्या कहा है? गफूर हैदरी साहब ने बड़ी मज़े की बात की। वो कहते हैं कि जी एहतजाज JUI जो है वो एहतजाजन हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। और भाई आपको पूछ कौन रहा है? आपको बुला कौन रहा है? आपको किसी ने दावत ही नहीं दी, आपसे किसी ने कहा ही नहीं है कि आए हुकूमत साजी का हिस्सा बने, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात आप क्या कहते हैं, अपनी खिफ़त मिटाने के लिए ये बात कह रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि फिच ने इस वक्त एक ख़तरा ज़ाहिर किया। उसने कहा कि गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है ये IMF प्रोग्राम के लिए ख़तरा बन सकती है। गैर यकीनी सूरत हाल, यानी अब आपने इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के बाद आपने फिर जाना है नए प्रोग्राम में। तो जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ही नहीं होगा, जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं होगी, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? कौन आएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो वो क्या, और फिर IMF जो है वो भी रिलक्टेंट हो जाएगा। तो फिच ने ये रिपोर्ट किया, उसने कहा कि गैर यकीनी की सूरत हाल जो है ये इस वक्त जो पैदा हुई भी है सियासी तौर पर, ये IMF के प्रोग्राम के लिए ख़तरा बन सकती है। अब आप देखिए कि ये गैर सियासी सूरत हाल अभी तक इलेक्शन, हमें लग रहा था कि इलेक्शन के बाद हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कौन बना रहा है। हालत ये है इस वक्त भी लोग हम जैसे लोगों को रोक रोक के पूछ रहे हैं कि भाई कौन हुकूमत बना रहा है। इस वक्त भी रोक रोक के कह रहे हैं भाई कौन हुकूमत बना रहा है, कौन हुकूमत बना रहा है, क्या बन रहा है। तो ये हालत इस वक्त हुई है। तो आप बताइए कि ऐसे अदम इस्तेकाम का ख़ात्मा कैसे हो सकता है? और अगर अदम इस्तेकाम का ख़ात्मा नहीं होगा तो पाकिस्तान की मईशत भी ठीक नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये फिच कह रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।